नमस्कार साथियों, अब है इकाई नंबर 3 शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन। पहला प्रश्न है इसमें, स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्वों को सूचीबद्ध कीजिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। दायित्व: सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था, साक्षरता की व्यवस्था करना, निरक्षरों को साक्षर बनाना, 15 से 35 वर्ष, निःशक्त बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, संस्कृत शिक्षा का विकास तथा आधुनिकीकरण, मदरसा शिक्षा का विकास तथा आधुनिकीकरण, शालाओं में कंप्यूटर आधारित शिक्षा की व्यवस्था, योग प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य परीक्षण, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, शैक्षिक मूल्यांकन, शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान, स्कूल पाठ्यक्रम का निर्धारण, परीक्षा संचालन की व्यवस्था, पुस्तकों के मुद्रीकरण, पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण की व्यवस्था, शालेय खेलकूद गतिविधियों का संचालन, सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन, अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुदान, ग्रंथालयों का रखरखाव, उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना व संचालन, पालक शिक्षक संघ के माध्यम से शालेय विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, शिक्षकों की व्यवस्था, शिक्षकों के समुचित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण की व्यवस्था। 22वां है, शिक्षकों के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीकरण पुरस्कारों की व्यवस्था। 23वां है, विभागीय आयोजन व बजट का निर्माण एवं समीक्षा। ये थोड़ा सा रह गया था, ये कट हो गया था, इसको मैंने ऐड करके आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा केंद्र के अधीनस्थ राज्य स्तरीय संस्थाओं को बताइए। ये संस्थाएं कहाँ स्थित हैं? राज्य शिक्षा केंद्र के अधीनस्थ राज्य स्तरीय संस्थाओं की सूची। संचालक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर, प्राचार्य शासकीय मनोविज्ञान एवं मार्गदर्शन महाविद्यालय जबलपुर, प्राचार्य पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, संचालक आंग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, एमएड बीएड से संबंधित संस्थाएं, शासकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान भोपाल जबलपुर ग्वालियर, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन रीवा छतरपुर खंडवा देवास, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 48 जिलों में है। अगला प्रश्न है, मदरसा बोर्ड के कार्यों का उल्लेख कीजिए। पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। कार्य: मदरसा शिक्षा को निर्देशित करना और उसका पर्यवेक्षण करना, मदरसों को मान्यता प्रदान करना, मान्यता को वापस लेने का अधिकार भी मदरसा बोर्ड के पास होता है। नेत्र रीति से मदरसों की प्रबंध समितियों की नियुक्ति करना, मदरसा शिक्षा के प्राथमिक एवं मिडिल स्तर के लिए कार्यक्रम तैयार करना और कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा संचालन की तैयारी करना, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी मौलवी तथा आलिम परीक्षाओं की उर्दू माध्यम में संचालित करना, अदीस उर्दू, माहिर उर्दू, मुअल्लिम उर्दू परीक्षाओं का संचालन, अरबी स्पोकन 6 माह का कोर्स संचालन, मदरसों में रोजगारोन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक नेतृत्व के मुख्य उत्तरदायित्वों को स्पष्ट कीजिए। विद्यालय के प्रशासनिक नेतृत्व को देखें तो 2 महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होते हैं: विद्यालय का संचालन या प्रबंधन तथा अध्यापन में सम्मिलित सदस्यों का पर्यवेक्षण। इस संदर्भ में बैलेस ने विद्यालय नेता के 5 मुख्य उत्तरदायित्वों का वर्णन किया है। पहला है, विद्यार्थियों के लिए उच्च मानकों पर आधारित शैक्षिक सफलता का भविष्य निरूपण करना, एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना जो शिक्षा के अनुकूल हो, सुरक्षा, सहयोग और लाभप्रद क्रियाओं के लिए आधार निर्मित कर सके। दूसरों में नेतृत्व का विकास करना जिससे अध्यापक और अन्य स्टाफ सदस्यों में विद्यालय को विकासोन्मुख बनाने में योगदान देने का सामर्थ्य विकसित हो सके। विद्यालय में कार्यरत अध्यापक सर्वोत्तम अध्यापन कर सकें जिससे विद्यार्थियों का सीखना निश्चित हो सके। इसके लिए अनुदेशन प्रणाली का निर्माण करना। विद्यालय सुधार प्रक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए व्यक्तियों, आंकड़ों तथा प्रक्रियाओं का संचालन करना।
पर्यवेक्षण से क्या आशय है, इसके अंतर्गत क्या क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। पर्यवेक्षण का आशय है निरीक्षण। अध्यापक वर्ग द्वारा किए गए अध्यापन कार्य का निरीक्षण इस संदर्भ में करना कि आवश्यकता अनुसार समर्थन भी दिया जा सकेगा, पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप सम्मिलित हो सकते हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और कक्षाओं का पर्यवेक्षण नियमित रूप से करना यह सुनिश्चित करना है कि उपयुक्त शैक्षणिक विधियों द्वारा सहायक सामग्री का प्रयोग अधिकतम और बाल विकास पर हुए शोधों के अनुसार हो। विद्यालय के प्रशासक को चाहिए कि वह समस्त रिकॉर्ड और कार्यालय के काम काज का पर्यवेक्षण करे, प्रवेश, उपस्थित, लेखा इत्यादि का समय समय पर जांच करता रहे और यह सुनिश्चित करते रहें कि कर्मचारियों के अधिकारों का हनन ना हो और विद्यार्थियों के हित से संबंधित कार्य पर समय संपादित होते रहे। विद्यालय के भवन और स्थलों का सामान्य पर्यवेक्षण, उनकी कार्यात्मक स्थिति, मरम्मत, सफाई आदि बच्चों की सुरक्षा विद्यालय का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। सुरक्षा संबंधी कारकों पर ध्यान देते हुए विद्यालय प्रांगण का प्रतिदिन निरीक्षण करना जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक नेतृत्व की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रशासनिक नेतृत्व की 4 विशेषताएं। प्रशासनिक नेतृत्व विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में प्रशासनिक नेतृत्व की प्रक्रिया को विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रशासनिक नेतृत्व एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रशासनिक नेतृत्व की प्रक्रिया को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें विद्यालय में सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्र एवं कर्मचारियों के द्वारा मिलकर कार्य किया जाता है। प्रशासनिक नेतृत्व एक संगठन की प्रक्रिया के रूप में प्रशासनिक नेतृत्व की प्रक्रिया में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य देकर उसकी क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रयोग किया जाता है। अंतिम है प्रशासनिक नेतृत्व एक उपयोगी प्रक्रिया के रूप में प्रशासनिक नेतृत्व की प्रक्रिया को उपयोगी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें जितनी भी नीतियों का निर्धारण किया जाता है उनके मूल में एक उद्देश्य निहित होता है। इसी प्रकार की अनेक गतिविधियों एवं नीतियों के उद्देश्य का समावेश अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व शिक्षा प्रबंध प्रशासन की समस्याएं कौन कौन सी हैं, लिखिए। जहाँ भी मानवीय पक्ष के प्रबंधन की बात आती है यह कार्य अत्यंत जटिल हो जाता है। नेतृत्व जहाँ एक परिस्थिति में एक मानवीय समूह को सफल नेतृत्व दे पाता है, वहीं बदली परिस्थिति में वह सफल नहीं हो सकता। शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में भी प्रबंधन की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो अनेक सिद्धांत विकसित हुए हैं उनके आधार पर समस्याओं का हल खोजने का प्रयास करना चाहिए। अब तक जिन सिद्धांतों का विकास हुआ है उनमें से कतिपय निम्नलिखित हैं। मोर्ट का समन्वित निर्णय सिद्धांत, हाल्पिन का प्रशासनिक व्यवहार सिद्धांत, हास्की का शिक्षा प्रशासन कार्य सिद्धांत, ग्राफ तथा स्ट्रीट की दक्षता सिद्धांत, गटजेल का संघर्ष सिद्धांत, वर्नार्ड एवं साइमन का संगठन संतुलित सिद्धांत, ग्रिफिथ का निर्णय सिद्धांत, ग्रिफिथ का प्रणाली सिद्धांत, ब्लैक तथा मोटन का मैनेजेरियल ग्रिड सिद्धांत। उपर्युक्त सिद्धांतों के ज्ञान से प्रबंधक प्रशासन संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने की योग्यता प्राप्त कर सकता है, या कोई एक सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है। इन सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा पूर्व अध्यायों में की गई है, अतः इनके विस्तार की यहाँ आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। एक अच्छे अध्यापक के क्या उत्तरदायित्व होते हैं? एक अच्छे अध्यापक में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? एक अच्छे अध्यापक के दायित्वों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। अध्यापक का व्यक्तित्व बहुआयामी होता है। एक अच्छा अध्यापक नेता, अच्छे और परिस्थिति के सापेक्ष मूल्यों को मानने और समझने वाला होना चाहिए। भविष्य को ध्यान में रखकर वह विद्यार्थियों के विकास के लिए प्रयास करता है। लक्ष्यों की स्पष्टता, एक अच्छे अध्यापक नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि उसे विद्यार्थियों के संदर्भ में अपने लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान और समझ होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों को किस प्रकार तैयार करे कि वे भविष्य की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं पर खरे उतरें। विद्यार्थियों को भविष्य के संदर्भ में तैयार करना है।
पाठ्यचर्या की विभिन्न शैलियों तथा कार्य नीतियों का प्रयोग करने का कौशल होना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक नेता पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर को जानता हो, अपने विद्यालय के क्रियाकलापों और पाठ्यचर्या के अनुसार योजनाबद्ध कर पाए और योजक के क्रियान्वयन में शैलियों की भिन्नताओं और कार्य नीतियों को प्रदर्शित कर पाए। कक्षाओं को प्रतिबंधित और संचालित करना। कक्षा के संचालन की सामान्य गतिविधियों एक सामान्य अध्यापक आसानी से पूरा कर लेता है, परंतु अध्यापक नेतृत्व की स्थितियां तब होंगी जब एक अध्यापक विद्यार्थियों को गतिविधियों में सम्मिलित करे और अभिप्रेरित करे, विद्यालय में एक सृजनात्मक संस्कृति का निर्माण सृजन करे, सहयोगियों के साथ एक समूह दर्शन का निर्माण करने का कौशल शिक्षक में होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए वह गुणवत्ता युक्त शैक्षिक कार्यक्रम का विकास करे, विद्यार्थियों को एक सकारात्मक शैक्षिक परिवेश प्रदान करे, परिणामों के लिए उत्तरदायी बने और मानव संसाधन को बढ़ाए। किसी भी परिस्थिति में शिक्षक विद्यार्थियों को समर्थन देने वाला हो, उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का बोध कराने वाला होना चाहिए। अगला है समाज की आवश्यकता के अनुरूप भूमिका। समाज की जरूरतों के अनुसार अध्यापकों की भूमिका का भी समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इस आधार पर अध्यापकों के कार्य बदल सकते हैं, परंतु इसके मूल उत्तरदायित्व तो कभी नहीं बदल पाएंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक का कोई विकल्प नहीं होता। नवीन विधियों के उपयोग के प्रति आग्रही होना। शिक्षक को कक्ष प्रक्रिया के अंतर्गत नवीन विधियों, शैलियों आदि को प्रयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन के प्रति संचेतना का आग्रही होना विद्यार्थियों के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि शिक्षक ऐसा नहीं होगा तो विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तो क्या वर्तमान के लिए भी तैयार नहीं कर पाएगा। जिम्मेदार व उत्तरदायित्व की चुनौती को स्वीकार करने वाला। विद्यालय के किसी भी परिणाम को अपनी जिम्मेदारियों का हिस्सा मानने वाला शिक्षक सदैव चुनौतियों कार्यों के लिए तैयार रहेगा। शिक्षक का ऐसा चरित्र विद्यार्थियों के लिए सदैव एक आदर्श प्रस्तुत करता है, तब भी जब वह विद्यालय का विद्यार्थी होता है और तब भी जब वह विद्यालय से बाहर जा चुका होता है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के महत्व को सविस्तार समझाइए। नेतृत्व का महत्व। प्रत्येक समूह के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक, धार्मिक हो या औद्योगिक। कोई भी समूह बिना नेतृत्व के अस्तित्वहीन होता है। औद्योगिक क्षेत्र में मालिक या कर्मचारी हो नेता का चयन करते हैं। होना यह चाहिए कि मालिक और कर्मचारी दोनों को मिलकर नेता का चुनाव करना चाहिए। इस प्रकार के आदर्श चयन प्रणाली के द्वारा मालिक और कर्मचारी के बीच छोटे झगड़ों को रोका जा सकता है। इससे समस्या का समाधान भी जल्दी हो सकता है। इसलिए प्रभावशाली नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि मालिक और कर्मचारी दोनों मिलकर योग्य, अनुभवों और व्यवहार कुशल व्यक्ति को नेता चुने। नेतृत्व को 3 स्तरों पर 3 वर्गों में बांटा गया है। उच्चतम स्तर का प्रबंध, मध्यम स्तर का प्रबंध, सम्मुख व्यक्ति का प्रबंध। प्रथम स्तर के प्रबंध में उच्च श्रेणी बिग बॉस, मध्यम स्तर में बॉस तथा तीसरी श्रेणी में फोरमैन या सुपरवाइजर आते हैं। ये तीनों प्रकार के नेता भिन्न भिन्न स्तरों में कार्य करते हैं। इसके उत्तरदायित्व व कर्तव्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। नेता को अपने पद पर बने रहने के लिए आवश्यक होता है कि नेता अपने समूह के कर्मचारियों से हमेशा निकट के संबंध बनाए रखे। इससे नेता और कर्मचारियों के बीच तनाव की स्थिति नहीं आएगी और न ही कोई अन्य समस्याएं उत्पादन को प्रभावित करेंगी। नेतृत्व की उत्पत्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां। नेतृत्व की उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें नेता अपने गुणों के कारण परिस्थिति विशेष का लाभ उठाकर नेता बन जाते हैं? वे हैं, समूह के निर्माण तथा विकास के लिए नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। जब किसी भी समूह का निर्माण होता है तो प्रारंभ में कुछ सदस्य अन्य सदस्यों की अपेक्षा ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और समूह पर सक्रियता का कारण उनका आधिपत्य भी उस समूह पर रहता है और आधिपत्य रखने वाला व्यक्ति उस समूह का नेता होता है कि नेता की उत्पत्ति समूह निर्माण तथा विकास के लिए होती है। अस्थिर समूह में नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। जब समूह की बनावट अस्थिर होती है तो उसके सदस्यगण एक ऐसे नेता की खोज करते हैं जो समूह को स्थिर व स्थायी बना सके।
इस परिस्थिति में योग्य व्यक्ति उस समूह का नेता अपनी योग्यता के आधार पर बन जाता है। वह समूह की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अस्थिर समूह भी नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। अगला है समस्या युक्त परिस्थिति में नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। जब समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाह्य दबाव या आंतरिक गड़बड़ी रहती है तो इस परिस्थिति में एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो आंतरिक गड़बड़ी एवं बाह्य शक्तियों को नष्ट कर समूह को लक्ष्य की प्राप्ति करा सके। इस परिस्थिति में व्यक्ति अपनी योग्यता, बुद्धि, ज्ञान, आत्मविश्वास, पुरुषार्थ आदि गुणों से उसे समूह प्रदान करता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतृप्ति के लिए नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। नेतृत्व की उत्पत्ति समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। नेता के महत्व के व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों को हम कंधे पर लगे अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार व बुरे कार्यों के लिए दंड देने के लिए पिता के समान व्यवहार करने आदि में देखते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नेता की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त भय, प्रेम, क्रोध आदि के संतुलन के लिए नेता की उत्पत्ति होती है। अगला है नेतृत्व की उत्पत्ति नेता की आवश्यकताओं की संतृप्ति के लिए होती है। नेतृत्व की उत्पत्ति एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। नेतृत्व केवल समूह के संपूर्ण परिस्थितियों तथा सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं होती, बल्कि नेता के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतृप्ति के लिए भी नेता की उत्पत्ति होती है। जैसे अधिपत्य, शक्ति, पावर, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकृति आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है नेतृत्व के कार्यों की विवेचना कीजिए। नेतृत्व के कार्यों के संबंध में विद्वानों ने नेतृत्व की कार्यसूची में भिन्न भिन्न कार्यों को सम्मिलित किया है, जो इस प्रकार हैं। डाल्टन ई. मैकफारलैंड नेतृत्व के कार्यों में सम्मिलित किया है समूह लक्ष्यों का निर्धारण करना, योजना का निर्माण करना, नीति तथा क्रियाविधि निर्धारित करना, अधीनस्थों का पक्ष प्रदर्शन करना, कार्यकुशल कर्मचारियों का समूह तैयार करना, संरक्षण करना, अनुयायियों के लिए एक आदर्श प्रदान करना। नॉर्मैन एफ. रासबर्न एक अच्छे नेता द्वारा बताए जाने वाले निम्न कार्यों का वर्णन किया है। क्रियाओं का सूत्रपात करना, आदेश प्रदान करना, अपने समूह में वहीकाओं का प्रयोग करना, अपने समूह के नियमों एवं प्रथाओं को जानना और उनका पालन करना, अनुशासन बनाए रखना, अधीनस्थों को सुनना, अधीनस्थों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहना, अधीनस्थों की सहायता करना। उक्त आधारों पर कहा जा सकता है कि नेता को निम्न प्रमुख कार्य करने पड़ते हैं। अधीनस्थों की भावनाओं और समस्याओं को समझना। सफल नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि नेता को अपने समूह के सदस्यों एवं अपने अधीनस्थों की भावनाओं एवं समस्याओं को अच्छी तरह समझना चाहिए। लोकतांत्रिक समाज में कर्मचारियों की भावना व समस्याओं की अवहेलना नहीं की जा सकती। सहयोग प्रदान करना। एक प्रशासनिक संगठन के उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति समस्त कर्मचारियों के सहयोग से संभव हो सकती है। इसके लिए उसे प्रशासक के रूप में अपने अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है सफलता उसके हित में हो। समन्वय का निर्देशन। एक सफल नेता का तृतीय प्रमुख कार्यों में आदेश एवं निर्देशक द्वारा समन्वय स्थापित करना है। इसके लिए उसे संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना होगा तथा आदेश एवं निर्देशक प्रक्रियाओं में भी मानवीय संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगला है अनुशासन बनाए रखना। नेता का चौथा कार्य अपने समूह में अनुशासन बनाए रखना भी है, क्योंकि अनुशासन द्वारा ही अपने अधीनस्थों को निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकता है और कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनुशासन में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आदेश देना। नेता स्वयं कार्य न करके अपने अधीनस्थों से कार्य करवाते हैं, अतः उनके द्वारा कार्य को संपादन कराने हेतु उसे आदेश देना पड़ता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आदेश देना ही नेता का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था करना। संगठन की गतिविधियों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए कर्मचारियों में मधुर संबंधों एवं भाईचारे का वातावरण स्थापित करने के लिए प्रबंधकों अर्थात समूह नायकों की संप्रेषण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे अधीनस्थों और उसके मध्य विचारों, आदेशों आदि के आदान प्रदान की निरंतरता बनी रहे। शक्ति का प्रयोग। नेतृत्व के साथ शक्ति जुड़ी होती है। इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक
एवं सहानुभूति तरीके से भी तय किया जा सकता है। वस्तुतः एक नेता अपनी शक्ति का प्रयोग उपक्रम और समूह के हित साधन में करता है। समन्वय का आदेश। समन्वय एवं आदेश। वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए नेता आदेशों के माध्यम से अपने अधीनस्थों के कार्यों में समन्वय करता है। लिविंगस्टन के अनुसार नेता द्वारा दिए जाने वाले आदेश सुनिश्चित, क्रमबद्ध, लोचपूर्ण और स्पष्ट होने चाहिए। अनुशासन अनुरक्षण। अनुशासन एक प्रकार का बल है जो समूह के प्रत्येक सदस्य को समूह के नियमों, प्रथाओं, आदतों, परंपराओं आदि के अनुसार उत्पन्न परिस्थिति में व्यक्तिक एवं सामूहिक रूप से प्रक्रिया को जन्म देता है। उच्च समूह मनोबल का विकास। नेता निरंतर अपने समूह के सदस्यों का मनोबल ऊंचा बनाए रखता है, क्योंकि मनोबल बढ़ने के साथ लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में प्रबलता आती है और मनोबल गिरने के साथ यह प्रबलता क्षीण हो जाती है। इसी के साथ ही यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।